एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 26 कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भौमजल का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, भौमजल मीन्स टू से भूमि से उत्पन्न हुआ जल। भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, दमन और दीव, सिक्किम या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो वह लक्षद्वीप की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप की है। लगभग 64,429 जनसंख्या है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, 6.10 लाख। ओके, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस दे रखे हैं 68.84%, 64.84%, 66.84% या फिर 62.84%। तो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, वो है आपकी 68.84%। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है और बात करें अगर शहरी जनसंख्या की तो 31.16% है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं वैश्विक तापन, जनसंख्या वृद्धि, विदेशी प्रजाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। कौन से ऐसे रीज़न हैं जो कि जैव विविधता के लिए संकट में हो सकते हैं? सबसे पहले वो है आपका विदेशी प्रजाति का संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नहीं, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया थोड़ा कुछ। अब ये स्टेटमेंट दे रखे हैं तो यहाँ ऑप्शंस नीचे हैं 1 और 2, तभी मैं कहूँ क्योंकि जो वैश्विक तापन है वो सबसे बड़ा रीज़न है, जनसंख्या वृद्धि एंड विदेशी प्रजाति का संक्रमण, और उसके अलावा है शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसमें से है आपका वैश्विक तापन है, नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि भी है, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं हो सकता भाई ये तो, उसके बाद विदेशी प्रजाति का संक्रमण है। इसका मतलब 1, 2 और 3। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। यस, विश्व में जैव विविधता के ह्रास को प्रमुख कारण है वैश्विक तापमान, जनसंख्या में वृद्धि, किसी परितंत्र में विदेशी प्रजाति का संक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जो प्राकृतिक आपदाएं वो भी हो सकती हैं। सो ये सारे रीजंस होते हैं जैव विविधता के ह्रास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? ऑप्शंस हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एंड सुंदरबन डेल्टा। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा बिल्कुल भी नहीं है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हॉटस्पॉट उनके वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ओके, ऑप्शंस है पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ एंड वर्षा मेघ। इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो पक्षाभ मेघ ही होता है सबसे ऊंचा। ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। पक्षाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक शैल के उदाहरण हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर। इनमें से बताना है केवल एक और दो, एक, तीन और चार, दो और तीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी को भी देख ही लेते हैं। देखने की नीड तो नहीं है क्योंकि आंसर हमारा यहीं पर है, तो वहाँ हम जाते ही नहीं हैं। ठीक है, पूछा गया है कि प्राथमिक शैल के उदाहरण कौन से हैं, है ना? तो सभी को पता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यस, आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, मैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया इसके कुछ उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये याद रखना। नीलगिरी जीव मंडल निचय का विस्तार किन राज्यों में है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और इनमें से किस राज्य में है? केवल एक, दो और तीन में, या फिर एक, दो और चार में, या फिर इन चारों ही राज्यों में है? तो देखिए, बात नीलगिरी की हो रही है, तो वह आपका तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश का कोई सवाल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नीलगिरी जीवमंडल निचेर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इनमें से किस राज्य को उत्तराखंड किस देश को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाएं छूती हैं? ओके, तो कौन सा देश है बताइए। मैप अगर आपने पूरे तरीके से देख रखा है तो बता सकते हो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल देश को छूती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में यहाँ पे आपको लगाना है, यानी कि सीक्वेंस लगाइए आप। देखिए, घटते क्रम में लगाने के लिए सबसे लंबाई के अकॉर्डिंग लगाना है ना, तो सबसे लंबी ओके फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए ना, गोदावरी है। उसके बाद आपकी कौन सी, कृष्णा है ना, कृष्णा है, फिर नर्मदा है और कावेरी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यस, इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया आपका ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और कावेरी 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है रेल अपरदन, अवनलिका अपरदन, परत अपरदन और असफाल अपरदन। ठीक है, तो बात हो रही है उत्खात भूमि की, तो वह होता है आपका अवनलिका अपरदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उत्खात का विकास अवनलिका अपरदन के कारण होता है। इस प्रकार की भूमि को बीहड़ भी कहा जाता है। चंबल नदी के द्रोण में बीहड़ बहुत अधिक विस्तृत है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं रॉक फॉस्फेट, यूरिया, वेजिटेबल कंपोस्ट, जिप्सम। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो जिप्सम का। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणीयता को लवणता की अधिक समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है?
ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात। इनमें से बताना है एक और दो, दो, तीन और चार, या फिर दो और तीन, या फिर तीन और चार। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? देखिए, वो है आपके, एक तो लद्दाख है, नाम से ही पता है आपको सभी को, और उसके बाद आपका पश्चिमी राजस्थान भी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तथा लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां किसी क्षेत्र में बाढ़ आने से उत्पन्न होती हैं? खसरा, हैजा, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस। केवल एक और दो, केवल दो, तीन और चार, केवल एक और तीन, या फिर सारी ही बीमारियां हो जाती हैं किससे? बाढ़ आने से। किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाती है तो देखिए, हैजा होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं, आंत्रशोथ भी और हेपेटाइटिस भी। खसरा का ये रीज़न नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस आदि। खसरा रोग बच्चों को होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। नेक्स्ट है, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज वहाँ पर ना 50 सेंटीमीटर नहीं, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, बिल्कुल सही है। रबड़ की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान वाली नम आर्द्र भूमि या फिर जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? मक्का, बाजरा, चना और सोयाबीन। सो बिना ऑप्शन देखे पहले हम यहाँ पर यही पता लगा लेते हैं कौन सी खरीफ की फसल है, क्योंकि काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन भी है। देखते हैं 1, 2, 4 है कि नहीं ऑप्शन में, नहीं होगा तो वापस से क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन हैं। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सो प्लीज़ इन चीज़ों को क्लियर कर लें अपना। विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। रानीगंज झारखंड में, मेकुम असम में एंड तलचर ओडिशा में। गलत जो पेयर है वो बताना है। तो क्या रानीगंज झारखंड में ही उत्पादित होता है? देख लेते हैं एक बार, कन्फ्यूज़न है मुझे भी। हाँ जी, प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और उनसे संबंधित क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं तो आंध्र प्रदेश, सिंगरेनी, उड़ीसा, तलचर। हमने इनकरेक्ट जो बताया था वो है झारखंड की बात हो रही है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति, यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, काली मृदा कह सकते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, या फिर यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ। क्या है दक्कन ट्रैप? वो है यहाँ पाई जाने वाली क्या काली मृदा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
मेघालय के पठार की बात हो रही है। गारो खासी जयंतिया, खासी गारो जयंतिया या फिर जयंतिया गारो खासी। अगर हमारा आंसर इन्हीं में से है तो हमें डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गारो खासी जयंतिया उनका सीक्वेंस है और बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट। मेघालय के पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो खासी जयंतिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। महांश हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय में या फिर शिवालिक हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मध्य हिमालय, आप उसे लघु हिमालय भी कह सकते हो, वहाँ पर कुल्लू घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है वहीं पर। ऑप्शन नंबर डी। मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है आपको? पटसन, कपास, रेशम या फिर रेयॉन। सुनहरा रेशा किसके संदर्भ में जाना जाता है? पटसन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या फिर इंडियन पैसिफिक रेल मार्ग या फिर ट्रांसेडाइन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से डिफाइन या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का क्षेत्र, जीवों का समुदाय। ओके। एंड पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं। नेक्स्ट है जीवों का वह समुदाय जहाँ पर जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ओके। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। एक बार वापस से क्वेश्चन पर जाएं। ओके। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि परितंत्र को सही तरीके से डिफाइन करता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वही परितंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं डेफिनेटली। एंड जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। उपयुक्त में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही नहीं है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, मंड भी नहीं है, शर्करा भी नहीं है, अमीनो अम्ल बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा एक सेकेंड मैंने गलत पढ़ दिया क्या? कुछ शर्करा के रूप में होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस प्रश्न में, इसको क्लियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको निगलेक्ट कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज दे रखे हैं और अभावजन्य रोग दे रखे हैं। कैल्शियम से अस्थिक्षय, आयोडीन से घेंगा या गॉइटर या फिर लौह से दंत। सुमेलित युग्म कौन सा है? करेक्ट 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कैल्शियम से अस्थिक्षय बिल्कुल सही बात है और आयोडीन से घेंगा भी सही है। लौह से दंत क्षय, कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, लौह की कमी से अरक्तता होता है। ये ना सही है, ऑप्शन नंबर ए
इज़ करेक्ट। कैल्शियम की कमी से होता है ये, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सो ओके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 24 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो उसको छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।